नमस्कार फ्रेंड्स। जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरीज हमेशा बनी रहती हैं। वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेरीज ऐसी आ जाती हैं कि पता नहीं चलता उस क्वेरी का रिप्लाई क्या करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद भी क्वेरीज ऐसी आती हैं जिसका कोई जवाब दिए बनता नहीं है। और ऐसा सिर्फ आगरा में हो रहा है या यूपी में हो रहा है ऐसा नहीं, ऐसा ऑल ओवर इंडिया हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सीबीआईसी ने आज 17 अप्रैल 2025 को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 3/2025, जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कुछ क्लैरिटी देते हैं कि किस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाएगी, और एक गाइडलाइन तय करते हैं ताकि जीएसटी रजिस्ट्रेशंस टाइमली और ठीक ठाक तरीके से ग्रांट किए जा सके। तो आइए समझते हैं इन रजिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शंस को। सबसे पहली बात, ये बहुत समय से डिमांड की जा रही थी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एसओपी इशू किए जाए। एसओपी मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यानी कि एक बार अगर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो उसका एग्जैक्ट क्या प्रोसीजर रहना चाहिए वो क्लैरिफाई किया जाए, और किस केस में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो क्लैरिफाई किया जाए। ये एसओपीज तो नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस एसओपी की तरह ही काम करेंगे। सबसे पहली बात, इससे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी इंस्ट्रक्शंस आए थे 2023 में। वो रजिस्ट्रेशन के जो इंस्ट्रक्शंस थे वो फोकस करते थे फ्रॉड रजिस्ट्रेशन ना हो उस पर। ये जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं ये उनको सुपरसीड करते हैं। यानी इसमें बताई गई बातें जो हैं वो अब फॉलो की जानी है। देखिए, सबसे पहली बात बात करते हैं कि जो हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं ये हम सबको पता है। सबसे ज्यादा क्वेरीज जो आती हैं वो प्रॉपर्टी यानी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को लेके आती है। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय अगर सोल प्रोप्राइटर है, या पार्टनरशिप फर्म है, या कंपनी है, या ट्रस्ट है, सोसाइटी, कोई भी आपका मोड है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको पता है बेसिक है, अप्लाई होंगे ही होंगे। आपका पैन कार्ड आपको चाहिए चाहिए, आपको अपना आधार चाहिए, आपका नाम मैच करना चाहिए दोनों डॉक्यूमेंट से, आप अपनी एक फोटो देंगे, आप अपना एड्रेस प्रूफ देंगे। तो ये एड्रेस प्रूफ में कई बार इशू आ जाता था, यानी जो आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पर आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, वहां का आप जो प्रूफ देते थे उसमें इश्यूज आते थे यूजुअली। अब देखिए, इसी पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी होती है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वो चार तरीके की हो सकती है। या तो वो आपकी ओन्ड हो, आप खुद ओनर है, या वो आपने रेंट पर ली हो या लीज पर ली हो, या आपने अपने किसी चिर परिचित घर के ही व्यक्ति से उसको इस्तेमाल के लिए उनकी कंसेंट के साथ ली हुई है, या वो प्रॉपर्टी शेयरिंग में है। तो किस केस में क्या आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने हैं, इस पे आज हम एक क्लैरिटी ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक हमारे पास अगर खुद की अपनी प्रॉपर्टी है तो उसके लिए या तो प्रॉपर्टी टैक्स की आपकी रसीद हो, या म्युनिसिपल खाता कॉपी जो नगर निगम की कॉपी होती है ऑनलाइन में मिल जाएगी आपको, या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल जो है, या आपका वाटर या कोई और यूटिलिटी बिल। आप इन चारों में से कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये लेटेस्ट होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने 6 महीने पुराना बिजली का बिल लगा दें या पुराने ये डॉक्यूमेंट्स लगा दें। तो सबसे पहली चीज है कि लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आप लगाइए। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट पे जो आपका नाम हो वो वही हो जो आपके लीगल नेम के तौर पे आपके पैन कार्ड में शो हो रहा है। तो सबसे पहली चीज तो आपके डॉक्यूमेंटेशन में इस तरह से दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर ओन्ड प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आपसे कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा सकता अगर आप खुद प्रॉपर्टी के ओनर हैं तो। यानी मेरी अपनी जगह है, मैं उसी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं, मैं इन चारों में से कुछ भी लगा सकता हूं। आप देखेंगे यहां पर आपसे आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं मांगे जा रहे हैं, और ऐसा करना भी कोई आवश्यक नहीं है। बहुत बार ऐसी क्वेरीज भी आती थी कि अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स लगाइए सारे, कोई जरूरत नहीं है। आप इन चारों में से कुछ भी डॉक्यूमेंट लगाइए, लेकिन मेरी अगेन एक रिक्वेस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट ऐसा हो जिसमें नाम आपका प्रॉपर तरीके से हो और एड्रेस आपका प्रॉपर तरीके से दिख रहा हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये रहा अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी किराए पर है यानी रेंटेड है, तो उसमें बहुत सारे सिनेरियोज बनते हैं, एक एक करके बात करेंगे। देखिए, अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है और आपने किराए पर ली है, रेंट पर या लीज पर, और उसका रेंट का या लीज का अग्रीमेंट बनवाया है जो कि रजिस्टर्ड अग्रीमेंट है, तो आप केवल ये चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट तो लगाएंगे ही लगाएंगे। चौरा डॉक्यूमेंट मतलब प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, म्यूनिसिपल खाते की कॉपी, बिजली का बिल, या पानी का गैस का कोई भी बिल। इसमें ऑफ कोर्स आपका नाम शायद नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये रेंटेड प्लेस है।
तो आपको इन चारों के साथ साथ रेंट एग्रीमेंट भी लगाना है। ये केस में अगर आपका रेंट एग्रीमेंट है और वो अवेलेबल भी है और वो रजिस्टर्ड भी है। इसके अलावा आपसे कभी भी लैंडलॉर्ड की इस वाले केस में कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मांगी जाएगी। यानी आपका मकान मालिक का आपसे आधार पैन मांगा जाए ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है अगर आपका रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि आपने रेंट एग्रीमेंट लगाया और उसमें आपके पास क्वेरी आई कि जो दो विटनेस हैं, आप इसमें पहले तो विटनेस के आधार कार्ड दीजिए, आप उनके फोन नंबर दीजिए, विटनेस को कॉल किया जाएगा। उस सब की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब से सीबीआईसी ने इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि एडिशनली इन सब चीजों पर रोक लगाई जाए और जितने डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड हैं केवल वही मांगे जाए। तो अगर आपका रेंट एग्रीमेंट है और रजिस्टर्ड है तो आप ये चार चीज तो लगाइए लगाइए। देखिए, जो चार चीज में से मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, म्युनिसिपल की कॉपी, या बिजली का बिल या वाटर टैक्स, ये हर केस में जाना है। ये हर केस में जाना है और इन चारों में से कोई एक जाना है। तो इस पे से तो आप नहीं बच सकते, ये तो चार आप में से कोई एक लगाना ही लगाना है। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट की कॉपी और आप लगाइए। अगर आपका केस ऐसा है कि रेंट एग्रीमेंट है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, अब रजिस्टर्ड नहीं है उसमें भी दो केस आ सकते हैं। देखिए, पहला केस ऐसा है कि आपका रेंट एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आपने जो बिजली का या वाटर का या कोई भी आपने प्रॉपर्टी का पेपर लगाया, उस पेपर में टेनेंट का नाम यानी आपका नाम अगर आ रहा है तो, यानी आपने सब मीटर लगवा लिया और वो सब मीटर आपके नाम पे है, वो कनेक्शन आपके नाम पे है और अब इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पे आता है, तो भले ही आपका रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं हो तो भी आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। केवल अपना वो चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट और आपका रेंट एग्रीमेंट से काम हो जाएगा। तो इन केसेस में आपको नहीं करना। लेकिन अगर आपका रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है और यूटिलिटी बिल्स भी आपके नाम पर नहीं आते, तो आपको ये चारों डॉक्यूमेंट्स प्लस रेंट एग्रीमेंट और प्लस अपने लैंडलॉर्ड का आइडेंटिटी प्रूफ देना है। यहां पर भी जो आइडेंटिटी प्रूफ देना है आपको लैंडलॉर्ड का, उसमें उनका पैन दे दीजिए, आधार दे दीजिए, फोटो दे दीजिए, ये सब चीजें एक ही पीडीएफ में लगा के आप अपलोड कर लीजिए। तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। मैं फिर अगेन, यहाँ पे कोई विटनेस वाली कोई बात नहीं है, किसी का कोई स्पेसिफिक आधार नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई गई है केवल वही आपको लगानी है। एक केस और हो सकता है कि सर हमारा तो रेंट एग्रीमेंट ही नहीं है। देखिए, अगर आपका रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा जीएसटी का, अगर आप अपने वो चारों में से कोई डॉक्यूमेंट लगा दें एक, और दूसरा एक एफिडेविट लगाए नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे और उसको नोटराइज करा दें। अब प्रश्न आता है कि सर कितने के स्टैम्प पेपर पे लगाना है। देखिए, ये थोड़ा सा कंटेजियस क्वेश्चन है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन में अमाउंट कोई स्पेसिफाई किया नहीं गया है। इंस्ट्रक्शन में बोला गया है कि मिनिमम वैल्यू का लगाना है। अब देखिए, मिनिमम वैल्यू सब जगह बदलती रहती है, कुछ जगह 10 रुपए होती है, किसी जगह 50 रुपए होती है, किसी जगह 100 रुपए होती है। मेरा यहाँ पे एक पर्सनल सजेशन है, आप 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लगा लीजिए, वो आपके लिए काम करेगा। तो यहाँ पे 10 रुपए 50 रुपए, देखिए इन चीजों पे क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो बहुत ज्यादा हम बहस करें वो भी फायदा नहीं है। समझदारी ये है कि आप एटलीस्ट 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे लगा लीजिए और इसको नोटराइज करा लीजिए, और बाकी चारों डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक तो लगानी लगाना है आपको। और ऐसा अगर आप लगा देते हैं तो आपसे कोई क्वेरी इसके बाद नहीं की जाएगी। ये बात आई थी अगर रेंटेड आपका केस है तो। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी हमने किराए पर नहीं ली है, प्रॉपर्टी हमारे किसी फैमिली मेंबर की है, माता जी की है, पिताजी की है, भाई बहन वाइफ, किसी क्लोज रिलेटिव की है, और उनसे हम अब ये प्रॉपर्टी उनकी यूज करना चाहते हैं अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाने के लिए। अगर ऐसा आपका केस है तो देखिए, उसमें से चारों में से एक डॉक्यूमेंट तो आपको लगाना ही है। इसके अलावा आपको एक कंसेंट लेटर लगाना है। सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ पे कंसेंट लेटर के साथ वर्ड बोला गया है इन प्लेन पेपर, यानी एक सादा कागज पे आप कंसेंट लेटर बनाइए और उसको साइन करा लीजिए। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि कंसेंट लेटर को नोटराइज कराना है। अब देखिए, लिखा भले ही नहीं है, लेकिन अगेन मेरी एक इसमें सजेशन ये रहेगी कि उसको नोटराइज करा लेंगे तो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। उसको अगेन 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर भी बनवा लीजिए, अगेन कोई नुकसान नहीं है। और इसके साथ साथ जो आपके प्रॉपर्टी के ओनर हैं उनके आइडेंटिटी प्रूफ लगा दीजिए। तो आपको तीन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाने होंगे, एक तो आपके प्रॉपर्टी के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद एक कंसेंट लेटर, और एक प्रॉपर्टी के ओनर का आइडेंटिटी प्रूफ। ये अगर आपकी प्रॉपर्टी कंसेंट पर है तो। इसके अलावा केस जो बन सकता है वो ये है कि आपकी प्रॉपर्टी शेयर्ड हो, यानी आप जॉइंट ओनर हो। अगर आप जॉइंट ओनर हैं और ऐसे में आपने रेंट एग्रीमेंट बनवा रखा है
और उसको रजिस्टर करा रखा है, तो केवल चारों में से एड्रेस प्रूफ का कोई भी डॉक्यूमेंट लगाइए, रेंट एग्रीमेंट लगाइए, आपका काम हो जाएगा। अगर रेंट एग्रीमेंट है पर रजिस्टर्ड नहीं है, देखिए पिछले वाले और इस वाले में अंतर समझ लीजिए। पिछले वाले में रेंट एग्रीमेंट था, रजिस्टर्ड था, केवल दो डॉक्यूमेंट लगाने थे। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो तीन डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, यानी आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ ओनर और बढ़ जाएगा। अगर रेंट एग्रीमेंट है ही नहीं तो आप आइडेंटिटी प्रूफ तो देंगे ही देंगे, आप रेंट एग्रीमेंट की बजाय कंसेंट लेटर दे देंगे। तो आप देखेंगे, रेंट एग्रीमेंट है रजिस्टर्ड नहीं है तो ये वाला केस है, और रेंट एग्रीमेंट है ही नहीं तो ये वाला केस है। यानी डिफरेंस केवल एक ये आता है, जहां पर रेंट एग्रीमेंट है वहां रेंट एग्रीमेंट दे दीजिए, और जहां पर नहीं है वहां पर आप कंसेंट लेटर दे दीजिए। साथ ही साथ ओनर का आइडेंटिटी प्रूफ तो आपको देना ही देना है। तो ये आपके पास चार तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। मैं आपको चारों प्रॉपर्टीज का एक बहुत जल्दी से क्विक रिकैप करा देता हूं कि किस केस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी प्रॉपर्टी ओन्ड है तो आपके पास केवल एक तरह का डॉक्यूमेंट लगाना है, इन चारों में से कोई भी एक लगा दीजिए, बात खत्म। आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है, रेंट एग्रीमेंट है और रजिस्टर्ड है, तो चारों में से कोई एक लगाइए, रेंट एग्रीमेंट लगा दीजिए। रेंट एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन बिल मेरे नाम पे आते हैं, मेरे नाम पे आते हैं, तो मैं अपने नाम के बिल लगा दूंगा और रेंट एग्रीमेंट लगा दूंगा, बात खत्म। रेंट एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड नहीं है, बिल भी मेरे नाम पे नहीं आते, तो रेंट एग्रीमेंट भी लगाना है, वो चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट भी लगाना है, और ओनर का, लैंडलॉर्ड का आइडेंटिटी प्रूफ लगाना है। रेंट एग्रीमेंट है ही नहीं बिल्कुल, तो इसके अलावा, तो इस केस में आपको वो चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना है और एक एफिडेविट लगाना है। प्रॉपर्टी अगर कंसेंट पर है तो चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट, कंसेंट लेटर और आइडेंटिटी प्रूफ। अगर आपको कंसेंट लेटर का फॉर्मेट चाहिए तो उसके लिए आप डेफिनेटली हमें संपर्क कर सकते हैं। कंसेंट लेटर का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है, हम आपको शेयर भी कर देंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी शेयर्ड है, यानी आप ज्वाइंट ओनर्स हैं, तो इन दैट केस अगर रेंट एग्रीमेंट बना रखा है, रजिस्टर्ड बना रखा है, तो एड्रेस का जो भी आपका प्रॉपर्टी का ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट प्लस रेंट एग्रीमेंट। अगर रेंट एग्रीमेंट है पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ओनरशिप डॉक्यूमेंट प्लस रेंट एग्रीमेंट प्लस आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर ओनरशिप डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो आपका रेंट एग्रीमेंट है ही नहीं, तो ओनरशिप का डॉक्यूमेंट प्लस कंसेंट लेटर प्लस आइडेंटिटी प्रूफ। तो ये सारे केसेस में आप जो डॉक्यूमेंट आपका रिक्वायर्ड है वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं लगाना। दो तीन बातें मैं बता रहा हूं। इसका मतलब, सबसे पहले, एक तो जीपीएस टैग्ड फोटो आपसे बोली जाती है, कोई आवश्यकता नहीं है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई जीपीएस टैग्ड फोटो की जरूरत नहीं है। आपसे बोला जाता है कि प्रॉपर्टी के सामने खड़े होकर अपनी फोटो खिंचा के एक अपलोड करिए, कोई आवश्यकता नहीं है। इंस्ट्रक्शंस में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और ये इंस्ट्रक्शंस भले सीबीआईसी ने इशू किए हैं, इनको स्टेट और सेंटर दोनों ही अथॉरिटीज को फॉलो करने होंगे। तो हमारे पास जो अभी तक के विभिन्न प्रकार के विचित्र क्वेरीज आती थी, उनका एक अच्छा सोल्यूशन हमें मिल जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स में कई बार एक क्वेरी आती है, वो आती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस को लेके। अगर आप सोल प्रोपराइटर हैं तो आपसे कई बार बोला जाता है कि अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाइए, या आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कैसे बिजनेस चला पाएंगे, उसका कोई अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दीजिए, या अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन दीजिए, या अपना कोई और शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन दीजिए। सर, इन इंस्ट्रक्शंस में बड़ी क्लैरिटी के साथ ये वाली बात बोली गई है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कोई डॉक्यूमेंट इस केस में नहीं लगाना। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है तो अपना पार्टनरशिप का केवल डीड लगा दीजिए। अगर आप ट्रस्ट, सोसाइटी, एओपी, बीओआई हैं, तो अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो लगाइए। आपको किसी उद्यम को, किसी एमएसएमई की, किसी शॉप लाइसेंस की कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब कुछ क्वेरीज ऐसी होती हैं जो बहुत कई बार की जाती हैं, लेकिन उनका आंसर देना थोड़ा कठिन हो जाता है। जैसे मान लीजिए, मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूं, मैं आगरा में रहता हूं, और मैं दिल्ली में एक फर्म या एक कंपनी खोलना चाहता हूं। तो अगर मैं दिल्ली में खोलना चाह रहा हूं तो मुझे कई बार वहां से क्वेरी ये आ जाती थी कि भाई, आप तो आगरा रहते हो, आप दिल्ली की फर्म कैसे चला सकते हो। अभी क्वेरी होती थी, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आजकल रिमोट वर्किंग कोई भी कर सकता है, मैं किसी को भी वहां अपॉइंट कर सकता हूं। तो सीबीआईसी ने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि ऐसी क्वेरीज न पूछी जाए। इसके अलावा कि मेरा पर्टिकुलर ये एचएसएन कोड है, तो वहां पे मुझसे पूछा जाएगा कि भाई, इस एचएसएन कोड का आप काम कैसे कर सकते हो, आपको क्या अनुभव है, वो क्वेरीज को भी नहीं पूछना है। जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, केवल उन्हीं से संबंधित क्वेरीज पूछनी है। अब आपका जो डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस होता है, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, वो ऐसा है कि आपने जिस दिन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डाली, सबमिट करी,
आपकी एप्लीकेशन के सबमिशन के 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उनको उस एप्लीकेशन को देखना है, मतलब ऑफिसर को आपकी एप्लीकेशन को देखना है। और अगर उनको वो ठीक लगती है तो दे ग्रांट यू अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर उनको उसमें कोई क्वेरीज लगती हैं तो वो आपको वहां पे एक नोटिस इशू कर सकते हैं जीएसटी आरईजी 03 में। अब जीएसटी आरईजी 03 जो फॉर्म है, यानी जो नोटिस है, जो क्लैरिफिकेशन आपसे मांगा जाएगा, वो क्लैरिफिकेशन को लेके बहुत बड़ी एक इसमें आपको चीज बताई गई है कि वो क्लैरिफिकेशन केवल 4 पॉइंट्स पे मांगा जा सकता है। ये 4 पॉइंट्स जो हैं, इन 4 पॉइंट्स पे आपसे ये 4 ग्राउंड्स हैं जहां पर आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा जा सकता है। क्या क्या केसेस हैं? पहला केस ये है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाया जो अपने आप में इनकम्प्लीट था, मांगा जा सकता है। जैसे आपसे बोला गया कि रेंट एग्रीमेंट आपने लगाया है, उस रेंट एग्रीमेंट की आपने केवल पहले पेज की कॉपी लगाई, आपने दूसरे तीसरे पेज या जो भी बाकी था आपने लगाया ही नहीं, तो ये आपकी गलती है। अब आपको उसको पूरा लगा, हाँ, लेकिन आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि रेंट एग्रीमेंट आपने लगा दिया, इसकी फिजिकल कॉपी ओरिजिनल भी हमें ऑफिस में आके दिखाइए। कोई ऐसी कंपल्शन नहीं आपके ऊपर की जा सकती। डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो आपसे बस इतना कहा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट को पूरा कर दीजिए। अगर आपका एड्रेस जो आपने डाला है, जो आपने प्लेस डाला है, वो और आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है अगर उसमें ही मिसमैच है, तो ये तो अपना ही सिक्का खोटा है। आपने अगर यही गलती कर दी तो डेफिनेटली आपके ऊपर क्वेरी की जाएगी, इसका आपको जवाब भी देना पड़ेगा। अगर आपने जो एड्रेस डाला वो आपने वेग या इनकम्प्लीट डाल दिया, और बहुत बार ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है जहां पर आप एड्रेस बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं डालते हैं, आप केवल उसमें विलेज लिख देते हैं या जगह का नाम लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एड्रेस जो है वो एक प्रॉपर एरिया के साथ होगा, और उस प्रॉपर्टी का एक मकान का या दुकान का या उस प्रॉपर्टी का अपना एक यूनिक नंबर होगा, वो नंबर आपको डालना होगा, प्लॉट नंबर, खसरा नंबर, जो भी है वो आपको डालना होगा। हाँ, इसके अलावा एक क्वेरी, एक केस में आपके ऊपर क्वेरी की जा सकती है, बहुत जेन्युइन केस है, कि सर आपका एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी था, किसी रीजन से उसको सस्पेंड और कैंसिल कर दिया गया, और अब आप दूसरा रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं, तो ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं कि पिछला वाला क्यों कैंसिल हुआ था। ये बहुत जेन्युइन केसेस है, यहाँ पे ऑफिसर आपसे पूछेंगे, ये फ्रॉड रजिस्ट्रेशन को रोकने में बहुत काम में आएगा। तो खैर कुल मिला के जो एक आपके ऊपर जीएसटी इंस्ट्रक्शंस के नए मापदंड आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत फायदेमंद रहेंगे। एक क्लैरिटी आएगी, ये एसओपी की तरह काम करेंगे। आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अगर सही तरीके से अपलोड करे हैं तो आपको परेशानी अब नहीं आया करेगी। हाँ, इसमें एक बात फिजिकल वेरिफिकेशन की भी आती है कि सर क्या हमारी एप्लीकेशन पे फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। देखिए, 3 केसेस में आपके केस में फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकती है। 3 केस में, पहला केस तो ये है कि अगर आपने अपना आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया है और आप बिना आधार ऑथेंटिकेशन के आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, और आपकी रजिस्ट्रेशन की टाइम लिमिट 7 दिन की नहीं 30 दिन की हो जाएगी। 30 दिन के अंदर अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करेंगे, लेकिन उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर होगी। दूसरा केस है कि अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है जो कि डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से फ्लैग किया गया है कि रिस्की केस है, तो उस केस में आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। तीसरा केस ये बनता है कि अगर एक ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसी या डीसी, उनको अगर ये अप्रोप्रिएट लगता है कि आपके केस में फिजिकल वेरिफिकेशन कराना जरूरी है, तो इन दैट केस वो फिजिकल वेरिफिकेशन आपके केस में करा सकते हैं, नॉट अदरवाइज। तो हर केस में फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको कोई जीपीएस वाली फोटो लगानी है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो फोटोज आपको या जो आपको डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाई किए गए हैं आप उतने लगाइए, मोर देन सफिशिएंट। देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में दिक्कत नहीं आती। ऑफिसर्स भी अपनी जगह ठीक है, उनको फ्रॉड रजिस्ट्रेशन रोकने हैं। डिपार्टमेंट का भी ये मानना है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन यदि कोई लेते हैं तो ये इंश्योर किया जाए कि वो एक जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं। केवल आईटीसी पास ऑन करने या अदर विभिन्न प्रकार के गलत कार्यों के लिए अगर कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो वो अवॉइड किया जाए। डेफिनेटली ये एक वेलकम स्टेप है। तो ये सारी चीजें हमने आज इंश्योर की हैं। आप अगर कंसेंट लेटर या आपको इस बारे में और कोई भी क्वेरी रहती है, डेफिनेटली यू कैन फील फ्री टू रीच आउट। और आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन या जीएसटी से रिलेटेड कोई और भी अगर क्वेरीज रहते हैं, डेफिनेटली यू कैन रीच आउट और अपनी क्वेरीज आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर वही है, 8791514365। आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर। थैंक यू।